हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग लेकर आए हैं यूपीएससी का टेस्ट, जिसमें कि ये आज है टेस्ट नंबर 3। और टेस्ट नंबर 3 में आज ये पार्ट 2 कराया जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन हो चुका है। उसके आगे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन नंबर 51 से। तो अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं ज्वाइन कर किए हैं तो कर लीजिए। देखिए, हमारे चैनल पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का और जितने भी आरओ आरओ एग्जाम हैं, उन सभी का टेस्ट इस पे कराया जाता है। और उसके बाद हमारे ही चैनल पे घटना चक्र पढ़ाया गया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को आप अगर दे रहे हैं, वो यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो या कोई भी, घटना चक्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए इससे शुरुआत करेंगे। आज हम लोग यूपीएससी का टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी टेस्ट बहुत सारे कराए गए हैं, तो एग्जाम के पहले ढेर सारे टेस्ट कर डालिए। चलिए, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 9वीं शताब्दी में अलवार और नैनार केवल उच्च जातियों से हुआ करते थे। वही दूसरा है, प्रारंभिक भक्ति संत बौद्धों और जैनों के कट्टर आलोचक थे। तीसरा है, नालायिर नालायर दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता था। कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या तो सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। ठीक है। चलिए, ये तो केवल 1 2 वाला है, तो इसका आंसर आप करेंगे। बताइए क्या होगा इसमें से। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि 9वीं शताब्दी में अलवार और नैनार केवल उच्च जातियों से हुआ करते थे। देखिए, यहाँ पे केवल शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पे गलत होने की संभावना अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ पे 9वीं शताब्दी नहीं, बल्कि 7वीं से 9वीं शताब्दी में ये नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये नैनार, शिव के समर्पित संत, और अलवार, यानी अलवार और नैनार, ये इसके संस्थापना में से थे, जो सभी जातियों से हुआ करते थे, केवल उच्च जातियों से नहीं, सभी जातियों से हुआ करते थे, जिनमें पुलैयार और पनार जैसे अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। तो ये उच्च जातियों को केवल नहीं करते थे, बल्कि ये निम्न जातियों को भी देखते थे, या सभी जातियों को देखते थे, ऐसा कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वही दूसरा देखेंगे, प्रारंभिक भक्ति संत बौद्धों और जैनों के कट्टर आलोचक थे। तो देखिए, जैनों के ये कट्टर आलोचक थे, ये कथन सही है। वही तीसरा है कि नालायिर दिव्य प्रबंधन को तलिम वेद के रूप में माना जाता था, तो ये भी सही है। तो एक गलत है, दो और तीन सही है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो हो जाएगा। ठीक है। चलिए, देखिए, इसमें जो भी कथन आपको एकदम श्योर हो, 100% सही है, उसी को सही लगाइए, अन्यथा क्वेश्चन को स्किप करिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सांची पर सबसे प्रारंभिक रचनाओं में से एक भिल्सा टोप्स का प्रकाशक था? भिल्सा टोप्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, या जेम्स फर्गुसन, वाल्टर इलियट, या जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 52। आपको समय दिया जा रहा है, आप तो इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1854, कब था? 1854 में सांची पर सबसे प्रारंभिक कृतियां में से एक भिल्सा टोप्स प्रकाशित की। इसमें बौद्ध धर्म का उत्थान, प्रगति और पतन का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण भी शामिल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ दिया हुआ है, संबंधित विषय है। विनय पिटक, जो कि मठवासी व्यवस्था के नियम और विनियम। वही अभिधम पिटक, ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और सुपिटक दार्शनिक विषय है। ऑप्शन दिया है कि कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। तो देखिए, विनय पिटक जो है, यह मठवासी व्यवस्था के लिए विनियम और विनियम का इसमें संबंधित विषय था, तो पहला सही है। वही अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक जो है, ये अभिधम पिटक में दार्शनिकों विषयों की बात की गई है, और इसका श्रेय सारुपुत्र को दिया जाता है। ठीक है। तो अभिधम पिटक दार्शनिक विषय है। वही सूत पिटक देखेंगे, तो सूत पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं की बात किया गया है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल पहला कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन भी लगाएंगे, केवल एक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते और भोजपत्र दोनों पर लिखी जाती थी। दूसरा है,
प्राचीन भारत में पांडुलिपियां लिखने के लिए केवल संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। और तीसरा है, पांडुलिपियां धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों विषयों से संबंधित थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। तो देखिए, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते और भोजपत्र दोनों पर लिखी जाती थी, जो कि पहला कथन बिल्कुल सत्य है। वही दूसरा देखेंगे, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां लिखने के लिए केवल संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। तो केवल संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, ये तो कथन गलत हो जाएगा। केवल तो संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन कुछ प्राकृत भाषा में भी मिली हैं, कुछ तमिल भाषा में भी लिखी गई मिली हैं। तो दूसरा तो कथन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केवल ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टेटमेंट अधिकतर गलत ही होते हैं। तीसरा देखेंगे, पांडुलिपियां धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों विषयों से संबंधित थी। तो देखिए ये वाला सही है, तीसरा वाला। तो इसके हिसाब से पहला और तीसरा सही हो गया, दूसरा कथन गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? केवल दो। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, केवल दो कथन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्या है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व, तो वह एक दयालु व्यक्ति होता है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है। वही दूसरा है, वो सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करने के लिए अपने स्वयं के मोक्ष को स्थगित कर देता है। तीसरा है, यह हीनयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपरोक्त में से कौन सा बोधिसत्व की विशेषताएं हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या तो एक, दो और तीन? चलिए क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए, वह एक दयालु व्यक्ति होता है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है। बिल्कुल सही बात है, बोधिसत्व का संबंध इससे है। वही कह रहा है कि वो सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करने के लिए अपने स्वयं के मोक्ष को स्थगित कर देता है। तो दूसरा भी कथन सही है। वही तीसरा देखेंगे इसमें, कह रहा है कि यह हीनयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। बोधिसत्व का अवधारणा हीनयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यह मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। हीनयान बौद्ध धर्म, जिसे थेरवाद बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, में व्यक्तिगत मुक्ति और अहर्त यानी कि एक सिद्ध या सचेत व्यक्ति जो होता है, बनने के मार्ग पर अधिक जोर दिया जाता है। तो तीसरा कथन गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे एक और दो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए। आरमेइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, सर्थ। अशोक स्तंभ में उपयुक्त में से कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए, अरमोइक हो जाएगा, अरमोइक लिपि, खरोष्टी हो जाएगा, ब्राह्मी भी हो जाएगा, लेकिन ये सर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए अधिकांश अशोक स्तंभ प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरमोइक और ग्रीक भाषा में भी थे। अधिकांश प्राकृतिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, हालांकि उत्तर पश्चिम में कुछ शिलालेख खरोष्टी में भी लिखे गए थे। अफगानिस्तान में शिलालेखों के लिए अरमैइक ग्रीक, यानी कि यहाँ पर जो अरमैइक ग्रीक लिपियों का उपयोग किया गया था, लेकिन देखिए शर्त का कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक, दो और तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसमें? सी लगा देंगे, केवल तीन हो जाएगा। ठीक है, तो अरमैइक, खरोष्टी और ब्राह्मी का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक नर्तक मूलतः उत्तर भारत के मंदिरों में कथावाचकों की एक जाति थी। दूसरा है, भक्ति आंदोलन के दौरान कथक नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुआ। तीसरा है, राजस्थान घराना और लखनऊ घराना कथक की परंपराएं हैं। कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? कौन सा कथन इसमें से गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यह है कि कथक नर्तक मूलतः उत्तर भारत के मंदिरों में कथावाचकों की एक जाति थी, जो कि बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि भक्ति आंदोलन के दौरान कथक नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुआ था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राजस्थान घराना और लखनऊ घराना कथक की परंपराएं हैं, तो ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है गलत, कि कौन सा कथन गलत है। तो कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई भी नहीं। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित प्राचीन स्थलों पर विचार कीजिए। कंधार, मनसेरा, कलसी, मेरठ। उपरोक्त में से कितने स्थल अशोक के प्रमुख शैल शिलालेखों के स्थल थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? क्वेश्चन नंबर 58। तो देखेंगे, अशोक की नीति और उसकी जो न्याय के बारे में जानकारी देने वाले वो 14 प्रमुख शिलालेख हैं। उसमें आप देखे होंगे कंधार, मनसेरा और कलसी का था, मेरठ का नहीं था कहीं पर। और उसमें कौन कौन से थे? तो कंधार, मनसेरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नती, जौगोड़ा और शिशुपालगढ़ ऐसे थे। अशोक का जो मेरठ स्तंभ शिलालेख है, यह शिलालेख नहीं बल्कि अब यह दिल्ली में स्थित है। इसे फिरोज शाह द्वारा मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और दिल्ली की उत्तरी पहाड़ी में एक स्थान पर स्थापित किया गया था यहाँ पे। तो शिलालेख नहीं था ये। ठीक है, तो मेरठ हटा देंगे। बाकी कंधार, मनसेरा, कलसी कितना हो गया? 1, 2 और 3। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, केवल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से निर्धारित होता है। संसार में सब कुछ निर्जीव है। तीसरा है तपस्या और आत्मभोग के बीच संतुलन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही पूछा हुआ है? तो जैन दर्शन के बारे में पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि जन्म और पुनर्जन्म पुनर्जन्म का चक्र कर्म के माध्यम से निर्धारित होता है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि संसार में सब कुछ निर्जीव है। तो देखिए, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि पूरी दुनिया एक सजीव है, न कि निर्जीव है। ठीक है, तो दूसरा हटा दीजिए। वही तीसरा कह रहा है तपस्या और आत्मभोग के बीच संतुलन। तो देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार मनुष्य कठोर तपस्या और आत्मभोग के बीच संयम मार्ग पर चलकर इन सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ सकता है। वही दूसरी ओर जैन धर्म क्या कहता है कि जैन धर्म मानता है कि कर्म के चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए त्याग और तपस्या आवश्यकता होती है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए मठवासी जीवन एक आवश्यक शर्त है। तो इस प्रकार तो तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें केवल पहला सही है। तो केवल एक, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देखिए, आप लोग जब वीडियो खत्म होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दिया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। और हो सके तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। महाकाव्य और कवि। तो शिलपादिकारम वाल्मीकि दिया है। मणिक मणिमेकलई, मेघदूत रामायण, और यहाँ पे सतनार, कालिदास, इलंगो। यहाँ पे महाकाव्य और कवि है, सही प्रयोग करना है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। चलिए मिलान करते हैं। तो शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम ये हो जाएंगे इलंगो। वही मणि मेकलई, मणि मेकलई हो जाएंगे सतनार। मेघदूत हो जाएंगे आपके, मेघदूत किसका हो जाएंगे? कालिदास। और रामायण, तो रामायण हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, 4 2 3 1। तो देखिए, शिलप्पदिकारम ये इलंगो, ये 1800 वर्ष पहले कवि इलंगो द्वारा रचित उत्कृष्ट कृति शिलप्पदिकारम तमिल के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक है। और यह महाकाव्य कोवलन नामक एक व्यापारी के जीवन पर इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, चलिए, और बाकी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय सिक्कों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सिक्का, कुषाणों ने सोने और तांबे दोनों के अनेक सिक्के जारी किए। वही दूसरा है गुप्त सिक्कों के पृष्ठभाग पर धार्मिक प्रतीक अंकित है। तीसरा है सातवाहन वंश के शासकों ने आहत सिक्कों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, या तो एक और दो, या तो दो और तीन, या तो सभी तीन? चलिए बताइए, भारतीय सिक्कों के बारे में है। तो कुषाणों ने सोने और तांबे के अनेक सिक्के जारी किए। बिल्कुल सही बात है, किए थे। वही कह रहा है कि गुप्त शासकों के पृष्ठ भाग पर धार्मिक प्रतीक अंकित अंकित है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सातवाहन वंश के शासकों ने आहत सिक्कों के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो देखिए, आहत सिक्के सातवाहन काल में ही प्रचलन में रहे, ये प्रतिबंध नहीं लगाए थे। तो तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 62। दर्शन दिया है, प्रवर्तन दिया है, उपयुक्त में से कितने सही सम्मिलित है बताना है। न्याय का जैमिनी, योग, पतंजलि, सांख्य, व्यास, वेदांत, कपिल। तो देखेंगे इसमें न्याय, न्याय का हो जाएगा इसमें। न्याय का प्रवर्तक कौन है? न्याय का प्रवर्तक देखिए गौतम है। ठीक है। योग, योग का है पतंजलि, ये है। सांख्य का, तो सांख्य का देखिए, ये सांख्य का हो जाएगा कपिल। वेदांत का, वेदांत का हो जाएगा व्यास। ठीक है। तो इस प्रकार कितने मिल रहे हैं? सिर्फ दूसरा वाला मिल रहा है ना। इसमें हो जाएगा आपका केवल एक हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने बता भी दिया है। न्याय का गौतमी, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल और वेदांत का व्यास। जैमिनी किसका है? जैमिनी, तो जैमिनी देखिए है मीमांसा का। ठीक है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप एकदम हैबिचुअल बन जाइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा और आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकेंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वराहमिहिर ने ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक व्याख्या का विकास किया और ब्रह्मगुप्त ने वृत्त की परिधि की गणना करने की विधि की खोज की। आर्यभट्ट ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 63। तो बराहमिहिर ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक व्याख्या का विकास किया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आर्यभट्ट ने ग्रहण संबंध में वैज्ञानिक व्याख्या का विकास किया था। किसने? आर्यभट्ट। पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ब्रह्मगुप्त ने वृत्त की परिधि की गणना की करने की विधि की खोज की थी। ब्रह्मगुप्त ने थोड़ी किया था, ये तो आर्यभट्ट ने किया था ना। तो ये भी कथन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि आर्यभट्ट ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, तो ये कथन सही है। तो एक और दो गलत हो गया, तीसरा वाला कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक ही चट्टान पर उत्कीर्ण गई एकात्म संरचनाएं थी। बाद में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए इन्हें ईंटों से विभूषित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 64। बताइए। तो यह चट्टान उत्कीर्ण गई एकात्म संरचनाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। जो कि एकात्म मंदिरों को स्थानीय रूप से रथ कहा जाता है। उनके चलते हैं ना, वो जो रथ, वो जुलूस में चलते हैं, एक समान जुलूस के रथ में चलते हैं। दूसरा देखेंगे, बाद में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए इन्हें ईंटों से विभूषित किया गया था। ईंटों से बनाया गया था, ये दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। ये चट्टानों से बनाया गया था। ठीक है। किससे बनाया गया था? चट्टानों से। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, केवल एक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है। मणि प्रवर्तन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विकास पल्लवों के संरक्षण में हुआ। और दूसरा है लीलाती लकम की रचना इसी में की गई। तीसरा है कि कालांतर में यह मलयालम का आधार बन गई। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 65। बताइए क्या हो जाएगा इसमें से। तो देखिए मणि प्रवल्लम का विकास चेरों के संरक्षण में हुआ था, न कि पल्लव के संरक्षण में हुआ था। यहाँ पे चेर होगा, पहला कथन गलत हो गया। लीलातिल कम की रचना में इसी में की गई है, तो दूसरा वाला कथन सही है। कालांतर में यह मलयालम का आधार बन गई, ये भी सही है। पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो। केवल दो कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थापत्य की त्राबीयत शैली की विशेषता मंदिरों के शीर्ष पर शिखर का प्रयोग है।
और दूसरा है स्थापत्य की आर्कुएट शैली में पत्थर प्राथमिक निर्माण सामग्री थी। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन या दोनों कथन गलत? क्वेश्चन नंबर 66। देखिए इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। जो पहला सही दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए कथन और कारण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के मोती बनाने के लिए एस्टेटाइट का उपयोग करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि क्योंकि एस्टेटाइट एक बहुत ही नरम पत्थर है और जिसे आसानी से तराश कर जटिल डिजाइन बनाई जा सकती है। कौन सा कथन सही होगा? दोनों ही कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने कौल की शुरुआत करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट रूप प्रदान किया। समाज को हो जाएगा ना कि केवल एक, केवल दो, या तो दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 68 बताइए क्या हो जाएगा? तो दोनों ही कथन इसमें भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट। एक और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 69। मध्यकालीन भारतीय ग्रंथ अकबरनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबरनामा, तो इसकी रचना अबुल फजल ने की थी और यह पुस्तक मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें अकबर के शासन के दौरान कृषि उपज से संबंधित सांख्यिकी विवरण शामिल है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए इसकी रचना अबुल फजल ने की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसकी रचना मुख्य रूप से अरबी भाषा में की गई थी। तो देखिए इसकी अरबी भाषा में लिखी गई थी, न कि अब इसमें कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी, न कि अरबी भाषा में। फारसी होगा यहाँ पर। दूसरा कथन गलत हो गया। इसमें अकबर के शासन के दौरान कृषि उपज से संबंधित सांख्यिकी विवरण शामिल है। सांख्यिकी विवरण की बात कर रहा है, इसमें शामिल है। तीसरा कथन सही है। तो एक और तीन सही हो गया, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे बी, केवल हो जाएगा दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच वार्तालाप का संकेत देता है? तिब्बती मृतकों की पुस्तक यानी बार्डो थोडोल, या तो सुत्त पिटक, जातक कथाएं, या महायान सूत्र? क्वेश्चन नंबर 70 बताइए क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सुत्त पिटक। तो देखिए सुत्त पिटक पाली ग्रंथों के तीन मुख्य खंडों या टोकरियों में से एक है जो थेरवाद बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें बुद्ध, उनकी शिक्षाओं और राजा अजातशत्रु जैसे शासकों सहित विभिन्न व्यक्तियों के साथ वार्तालापों का एक विशाल संग्रह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोरी गाथा जैन साहित्य में कविताओं का एक संग्रह है। दूसरा है कि साल भंजिका एक मंगलकारी स्त्री आकृति है जिसे अक्सर भारतीय मूर्ति कला में दर्शाया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध परंपराओं से संबंधित है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या दोनों कथन, या तो दोनों कथन गलत? क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए थोरी गाथा थेरवाद बौद्ध परंपरा के अंतर्गत प्रारंभिक बौद्ध भिक्षुओं या थोरियों के द्वारा रचित छंदों के संग्रह के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध होगा, न कि जैन होगा। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि साल भंजिका एक मंगलकारी स्त्री आकृति है जिसे अक्सर भारतीय मूर्तिकला में दर्शाया जाता है। यह मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध परंपराओं से संबंधित है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसमें केवल दूसरा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी की दीवारों के निर्माण में किसी जोड़ने वाले एजेंट का उपयोग नहीं किया गया। और दूसरा है इस अवधि के दौरान मालदेवी नदी पर अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण करवाया गया। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, या तो दोनों कथन, या तो दोनों कथन गलत? क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए हम्पी की दीवारों पर निर्माण में किसी जोड़ने वाले एजेंट के उपयोग में नहीं किया गया, सही है। और ये दूसरा भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। पढ़ लीजिए इसको। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 73। मध्यकाल के दौरान बिदरी पंचाल और सालियार शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? राजनीतिक शासकों के वर्ग, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के, धार्मिक अनुष्ठान या शिल्प श्रेणी संगठन और शिल्प कौशल। क्वेश्चन नंबर 73। मध्यकाल के दौरान बिदरी पंचाल और सलियार शब्द, तो यह थे आपके शिल्प श्रेणी संगठन और शिल्प कौशल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए और इन्हें देवताओं की कहानियों के रूप में जोर से पढ़कर सुनाया जाता था। वही दूसरा है, वैष्णव धर्म ने घोषणा की कि मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 100 अवतार हैं। तीसरा है, शैव धर्म ने भगवान शिव को मानव आकृति के साथ साथ एक लिंग के रूप में भी दर्शाया। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या तो एक, दो और तीन? एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी अभी इसमें आपको आंसर पूरा मिल जाएगा, मतलब एक आंसर इसमें से चूज कर लीजिए कौन सा गलत है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए, उन्हें देवताओं की कहानियों के रूप में जोर से पढ़कर सुनाया जाता था, पहला सही है। वैष्णव धर्म ने घोषणा की कि मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 100 अवतार हैं, भगवान विष्णु के। तो देखिए, वैष्णव धर्म मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को मान्यता देता है। ठीक है, 10, न कि 100। दूसरा गलत हो गया। शैव धर्म ने भगवान शिव को मानव आकृति के साथ साथ एक लिंग के रूप में दर्शाया, तो ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर जैसे ही दूसरा आपको गलत लगा तो यहाँ इसको काटिए, यहाँ इसको काटेंगे, यहाँ इसको काटेंगे, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो एक और तीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धोलावीरा की पूरी बस्ती दुर्गीकृत थी। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग क्षेत्र में महान स्नानागार की खोज की गई। तीसरा है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, के दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या तो एक, दो और तीन? चलिए क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसमें से? तो देखेंगे, इसमें तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है। वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि। दूसरा है, अथर्ववेद में मुख्य रूप से यज्ञ करते समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण शामिल हैं। तीसरा है, ब्रह्मांड ग्रंथ सूक्तों और अनुष्ठानों पर टिकाए हैं। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान और बुद्धि से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि अथर्ववेद में मुख्य रूप से यज्ञ करते समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण शामिल है, तो ये कथन गलत है। यज्ञ का है, यजुर्वेद से है। और अथर्ववेद में देखिए जादू टोना की बात किया गया है। ठीक है, जो कि बुराई है, रोगों को दूर भगाने का मंत्र है, तांत्रिक उपाय है, ये सब है अथर्ववेद में। तीसरा है कि ब्रह्मांड ग्रंथ सुक्तों और अनुष्ठानों पर टिकाए हैं, तो ये कथन सही है। तो एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर स्थापत्य के संदर्भ में सही युग्मों को पहचानिए। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? कौन सा सही होगा इसमें से? तो लोटस महल, हजारा राम मंदिर और महानवमी डिब्बा और विठल मंदिर, कौन सा सही होगा? तो लोटस महल परिषद कक्ष में रूप में कार्य करता था, पहला सही है। वही दूसरा देखेंगे, हजारा राम मंदिर लिखा है कि आम लोगों के लिए मंदिर तीर्थ स्थल है। देखिए, हजारा राम मंदिर, ये कुछ ऐतिहासिक व्याख्याओं और सिद्धांतों से पता चलता है कि इसका उपयोग शायद केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। ठीक है, हजारा राम मंदिर किसके लिए है? राजा और उनके परिवार के लिए है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है महानवमी डिब्बा, तो ये हो जाएगा समारोह और प्रशासनिक उद्देश्य। और विट्ठल मंदिर तो अपने पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध है। तो एक, तीन, चार, एक, तीन, चार, यानी तीन कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है। इस अभिलेख में बताया गया है कि कैसे मौर्यों के अधीन एक राज्यपाल ने तटबंधों और नहरों के साथ एक झील निर्माण करवाया। कालांतर में एक भीषण तूफान ने झील को नष्ट कर दिया, लेकिन इस क्षेत्र पर शासन कर रहे रुद्रदामन ने अपने लोगों पर कर लगाए बिना इसके जीर्णोद्धार का वित्त पोषण किया। नीचे दिए गए विकल्पों में अभिलेख की पहचान कीजिए। इलाहाबाद, हाथी गुम्फा, गिरनार, या तो उदयगिरी? बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78।
नाम तो सुना ही होगा गिरनार का। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, गिरनार। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गिरनार अभिलेख जो है ये कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 79, अल बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह किताब उल हिंद का लेखक था और उसने गणित में यूक्लिड के ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या तो दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, खजुराहो मंदिर के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। वही दूसरा है कि इन मंदिरों के मुख्य निर्माण सामग्री ग्रेनाइट में हुआ है, ग्रेनाइट से। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, या दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका अर्थ है गुफा के महान देवता, भगवान शिव को समर्पित है। 999, यानी 1000 में बस एक कम है। 1000 में एक कम है, कितना हो जाएगा? 999। 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा बनवाया गया था। वही दूसरा है, कह रहा है कि इन मंदिरों का निर्माण सामग्री ग्रेनाइट से हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। खजुराहो के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं, जिनका आधार लगभग ग्रेनाइट से बना है, आधार बना हुआ है। मुख्य निर्माण तो बना हुआ है बलुआ पत्थर से, तो दूसरा कथन गलत हो गया। ऑप्शन लगाएंगे ए, केवल एक सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 81। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि ईएफटीए और व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते टीईपीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईएफटीए यूरोपीय संघ के अंतर्गत कार्य करता है। और दूसरा है, भारत ने ईएफटीए के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। और तीसरा है कि टेपा यानी टीईपीए के तहत अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए ईएफटीए यूरोपीय संघ के अंतर्गत कार्य करता है, ये कथन गलत है। ईएफटीए यूरोपीय संघ के समानांतर काम करता है, लेकिन यह ईयू का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसके समानांतर कार्य करता है, पैरेलल, इसके अंतर्गत कार्य थोड़ी ना करेगा। तो इसमें 27 ईयू सदस्य राष्ट्र ईएफटीए का भाग नहीं है। पहला कथन गलत हो गया। भारत ने ईएफटीए के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। कब किया था? 10 मार्च 2024 में किया था। तीसरा है कि टीपीए के तहत अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता है, तो ये भी कथन सही है। तो केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अधिकतम 200 लोगों को प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन एक निजी नियोजन विकल्प है, जो केवल सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए उपलब्ध है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 82। तो पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे। जब दोनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पासिंग ऑफ प्रावधान को सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसका उद्देश्य उत्पादों या सेवाओं का सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को भ्रामक प्रथाओं से बचाना है। देखिए इसमें पहला एक कथन सही है। तो देखिए हाल ही में दिल्ली के लाजपत नगर में अपने मोमोज के लिए प्रसिद्ध डोलमा आंटी ने ट्रेडमार्क लड़ाई जीत ली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद अकरम खान के नाम पर डोलमा आंटी मोमोज के ट्रेडमार्क पंजीकरण को रद्द कर दिया। जब मूल डोलमा आंटी डोलमा तेसरिंग ने उनके खिलाफ याचिका दायर की। इसमें पासिंग ऑफ अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा का एक रूप है, जिसके माध्यम से एक पक्ष किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय में दूसरे द्वारा स्थापित प्रतिष्ठा लाभ उठाने का प्रयास करता रहा है, ठीक है। तो किसी दूसरे का ट्रेडमार्क आप नहीं ले सकते हैं ना, इसके लिए ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरित नौका पहल के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारतीय जल में 100% हरित जहाज उपलब्ध कराना है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या दोनों कथन गलत।
तो देखिए यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का पहल है, बिल्कुल गलत है। यह पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय है। और दूसरा देखेंगे, इसका उद्देश्य 2047 तक का भारतीय जल में 100% हरित जहाज उपलब्ध कराना है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 गंगा डॉल्फिन के संबंध में है। गंगा डॉल्फिन के विषय में कौन सा कथन सही होगा? गंगा नदी डॉल्फिन ताजे और खारे दोनों जल में रह सकती है। वही दूसरा है, वे अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्पन्न करके शिकार करती हैं। तीसरा है, भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए गंगा नदी डॉल्फिन एक मीठे पानी की डॉल्फिन है जो खारे जल में नहीं रह सकती है। ठीक है, पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि वे अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्पन्न करके शिकार करती हैं। तो ये सही है। वही भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि कहाँ पर, बिहार के पटना में खोला गया है। तो ये केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा वाला, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन ब्रिकेटिंग ब्रिकेटिंग शब्द का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? तो यह कुशल दहन के लिए शिथिल बायोमास को उच्च घनत्व वाले ब्लॉकों में संपीड़ित करने की एक प्रक्रिया है, जो कि पहला ही कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 87 राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह वैश्विक पर्यावरण ट्रस्ट फंड को अपने वित्तीय तंत्र का हिस्सा मानता है। तीसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तक के क्षेत्र की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए ये भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के से परे जैव विविधता समझौते पर भारत द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है। वही दूसरा है कि यह वैश्विक पर्यावरण ट्रस्ट फंड को अपने वित्तीय तंत्र का हिस्सा मानता है। तो ये सही है। दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा। वही तीसरा वाला है कि इसका मुख्य उद्देश्य सॉरी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तक के क्षेत्र की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित है। तो तीसरा भी कथन गलत है। देखिए ये बीबीएनजे समझौते का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित है। ये समझौते देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों यानी कि ईईजेड को शामिल नहीं करता है, क्योंकि वे क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसमें? ऑप्शन नंबर लगाएंगे इसमें केवल एक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, केंद्रीय औषधि मानक से नियंत्रण संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। उपयुक्त में से कितने संगठन भारत में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस जारी करती है? केवल एक, केवल दो, सभी, केवल तीन, या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 88 कौन करता है इसमें? तो ये करता है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। ऑप्शन नंबर केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए भी लगा देंगे, केवल एक सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 फर्म कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्म इसका उद्देश्य कृषि में कीटनाशकों और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को दूर करना है। वही दूसरा, इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या दोनों कथन सही है? तो गलत बताना, इसमें से ध्यान दीजिएगा। पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए युग्म विधि है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चार। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 गुंडला बाहेश्वरम वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना, ये तेलंगाना में है। देखिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले में। पहला गलत हो गया। दूसरा है एतुरान एतुरनाम
एतुर नागरम वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। तो देखिए, एतुराम ये अभयारण्य कहाँ पर है? ये कर्नाटक में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, तीसरी देता हूँ। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के बरगद जिले में है, बिल्कुल सही है। चौथा है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। ईगल नेस्ट, ईगल नेस्ट कहाँ पर है? तो ईगल नेस्ट आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दूसरा और तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें लगाएंगे बी, केवल दो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 91। जनरल डायरी यानी कि जीडी और प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य डायरी प्रविष्टि को उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में वैधता प्रदान की जा सकती है। वही जीडी का रखरखाव न करना स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अभियोजन को अवैध बनाता है। तीसरा है सामान्यतः जीडी में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एफआईआर में जांच की प्रक्रिया का आरंभ कर दी जाती है, प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, तीन, या तो केवल दो, या तो एक, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, ये इसमें पहला कथन सही है। सामान्य डायरी विशिष्ट उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में वैधता प्रदान की जाती है, पहला कथन सही है। जीडी का रखरखाव न करना स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अभियोजन को अवैध बनाता है। तो देखिए, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कर रहा है कि सामान्यतः जीडी में विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एफआईआर में जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। तो ये देखिए, तीसरा वाला कथन सही है। और इसमें पूछा क्या है? गलत पूछा है। तो दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल दो हो जाएगा। चलिए 92 तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया का आरंभ करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है? कौन सा है वो? कार्मिक या गृह मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में अनुसंधान गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करना है। इसके लिए आवंटित धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामान्य वित्तीय विनियमों द्वारा शासित की होगी। तीसरा है, इसका प्रशासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देखा जाएगा। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। कौन सा कथन सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए, इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में अनुसंधान गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इसका आवंटित धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामान्य वित्तीय विनियमों द्वारा शासित होता है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, एनआरएफ को स्वायत्त रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के सामान्य वित्तीय नियमों से बाध्य नहीं होगा, जिससे अनुसंधान निधि को निर्देशित करने में सीईओ और बोर्ड को स्वायत्त प्राप्त होगा। वही तीसरा देखेंगे कि इसका प्रशासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देखा जाएगा। तो ये सही है। तो एक और तीन सही है, यानी कि दो कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। भारत में चुनाव के संबंध में व्यक्तियों पर विचार कीजिए। चुनाव ड्यूटी पर राज्य पुलिस कर्मी। दूसरा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मी। तीसरा है मतदान कर्मी। चौथा है विदेश में तैनात दूतावास कर्मी कर्मचारी। पांचवा है निवारक निरोध के तहत व्यक्ति। छठा है 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता। सातवां है दिव्यांग मतदाता। क्या पूछ रहा है इसमें से? उपयुक्त में से कितने व्यक्ति भारतीय चुनाव में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के पात्र हैं? कितने लोग हैं इसमें से? केवल चार, केवल पांच, केवल छह, या केवल सात, या सभी सात? क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए इसमें से ऑप्शन सी लगाएंगे, इसमें केवल छह होगा।
इसमें से एक लोग नहीं है। चुनाव ड्यूटी पर राज्य पुलिसकर्मी, कौन कौन नहीं है वो बताना है इसमें से। तो देखिए, डाक पत्रों द्वारा पात्रता किसकी इसके पास है, सेवारत मतदाता होते हैं, जो कि और किसी राज्य के सदर पुलिस बल के सदस्य और उस राज्य के बाहर सेवारत, और भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति जो भारत के बाहर सेवारत है, वही अनुपस्थित मतदाता भी जो है वो भी कर सकता है, अनुपस्थित मतदाता। वही देखेंगे विकलांग व्यक्तियों के लिए भी किया गया है। चुनाव पर ड्यूटी मतदाता, चुनाव पर अगर कोई ड्यूटी पे है वो उसके लिए भी है। वही निवारक हिरासत में मतदाता जो है, निवारक हिरासत में मतदाता है, उसके लिए भी हो जाएगा। और मतदान दिवस गतिविधियों को सम्मिलित करने वाली आवश्यक सेवाएं भी है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा होता है। लेकिन इसमें जो सजा काट रहे हैं, कारावास की सजा काट रहे हैं व्यक्ति, डाक मतपत्रों के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें से ऑप्शन ये पांचवा हटा दीजिए, बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, केवल छह। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पीएमपी के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। यह भारत और भूटान दोनों को शामिल है और करने वाली एक जल विद्युत परियोजना है। वही दूसरा है, यह एकीकृत भारतीय भूटान मैत्री संधि के तहत संचालित होती है। और तीसरा है, यह संकोच नदी पर स्थित है। कौन सा कथन सही होगा, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए, पहला कथन गलत है। देखिए, यह पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है, न कि भारत और भूटान के बीच। ठीक है, यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। और दूसरा है कि यह एकीकृत भारतीय भूटान मैत्री संधि के संचालित होती है। तो दूसरा भी कथन गलत है। यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच फरवरी 1996 में हस्ताक्षरित एकीकृत महाकाली संधि के तहत संचालित होती है, न कि भूटान। और उसके बाद, यह संकोच नदी पर स्थित है। संकोच नदी पर नहीं, यह महाकाली नदी पर स्थित है। ठीक है, महाकाली पर है। तो तीसरा भी कथन गलत हो गया, तीनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई भी नहीं है। चलिए 96, बारबरटन ग्रीन स्टोन बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बारबरटन ग्रीन स्टोन बेल्ट, यह मुख्य रूप से गैर ज्वालामुखी तलछटी चट्टानों से बना है। यह अपेक्षाकृत युवा भूगर्भीय संरचना है जो लगभग 500 मिलियन वर्ष पुरानी है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। यह अफ्रीका में कापवाल क्रेटन की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित पूर्वी पृथ्वी पर सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। चलिए तीन क्वेश्चन और हैं, चार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन पैरेट फीवर, जिसे सीटाकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, का कारण बनता है। तोते के पंखों और रूसी से एलर्जी, या तो यह परिजीवी जो आमतौर पर तोते के पंखों पर पाया जाता है, या तो तीसरा, तोते के मल में मौजूद एक जीवाणु, या तो तोते के काटने से प्रसारित होने वाला जीवाणु विषाणु। क्वेश्चन नंबर 97। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, तोते के मल में मौजूद एक जीवाणु। तो पैरेट फीवर, जिसे सीटाकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये क्लैमामाइडिया सीटासी के कारण होने वाला एक श्वसन जीवाणु संक्रमण है। यह संक्रमण मुख्यतः तोते, कबूतर और मुर्गी सहित पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन पक्षियों के पंखों या मल के कणों के माध्यम से मनुष्यों में भी प्रसारित हो सकता है। इसमें जो बीमारी भी होती है, इसके लक्षण देखेंगे तो बुखार, सिर दर्द, ठंडा लगना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट है, डिजिटल आपराधिक वाद प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस के प्रबंध संबंध में कौन सा कथन सही होगा। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। दूसरा है, इसका लक्ष्य आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय के में सुधार करना है। कौन सा कथन गलत होगा, केवल एक, केवल दो, दोनों कथन, या दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए सीसीएमएस की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा, यानी कि एनआईए द्वारा होता है। ठीक है, पहला कथन इसमें क्या हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। वही, इसका लक्ष्य आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करना है, तो ये कथन सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गलत बताना था। तो कौन सा गलत है, पहला कथन गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, पहला कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99,
चलिए बताइए कि हाल ही में किस संगठन ने सीमा यानी SIM में स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ड एजेंट का अनावरण किया, जो एक नया AI गेमिंग एजेंट है जो विविध वीडियो गेम वातावरण में कार्य करने के लिए प्राकृतिक भाषा निर्देशों को समझने और निष्पादित करने में सक्षम है। Amazon, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल? बताइए, क्वेश्चन नंबर 99। क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। ठीक है, गूगल के बारे में इस समय सभी लोग जानते होंगे। हर कार्य के लिए इस समय गूगल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस संगठन ने डायना कार्यक्रम की स्थापना की? डायना कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एशियाई विकास बैंक या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन? क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में फिनलैंड डायना कार्यक्रम में शामिल हुआ है, जो फिनिश कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। डायना यानी कि डिफेंस इनोवेशन एक्सलेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक कार्यक्रम की स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा की गई थी। डायना महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए गहन प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु कंपनियों को संसाधन नेटवर्क और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्तता, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सामग्री विनिर्माण, हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। वही देखेंगे इसमें उत्तरी अटलांटिक वाले में नाटो का। तो यह कार्यक्रम नाटो नवाचार का नेटवर्क और वाणिज्यिक एवं रक्षा बाजारों के रणनीतिक व्यापार साझेदारों को शामिल करते हुए एक व्यापक पाठ्यक्रम और बूट कैंप प्रदान करता है। प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप और न्यूनतम रक्षा अनुभव वाले CME को डायना एक्सलेटर से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। डायना को नाटो देशों से 20 से अधिक एक्सलेटर साइटों के नेटवर्क द्वारा समर्थन प्राप्त है और हाल ही में इसने मार्च 2024 में अपनी संबंध साइटों को दोगुना करने की घोषणा भी किया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार इसमें यूपीएससी के 100 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, और ये टेस्ट कौन था? तो ये टेस्ट था टेस्ट नंबर 3। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 हो गया है, बहुत जल्द टेस्ट नंबर 4 भी आएगा। तो देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसी की तैयारी करते हैं, तो कोई भी टेस्ट छोड़िए नहीं, सभी टेस्ट को करिए। देखिए टेस्ट से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।